नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनानी यात्री की जो भारत में आता है, भारत में आकर के भारत के बारे में भारत के ही नाम से इंडिका किताब लिखता है। और वह किताब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके उद्धरण हमें विभिन्न लेखकों के प्रसंगों में देखने को मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेगस्थनीस की इंडिका में किस भारत का वर्णन किया गया है उस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। इतिहास के सभी कोर्सेज जो हैं उन पर स्थापना दिवस ऑफर चल रहा है अभी। ठीक है, 4 दिसंबर को हमारा पहला स्थापना दिवस था। तो अगर आप विशेष छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो 4 से लेकर के 13 दिसंबर 2025 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो दोस्त, इंडिका के बारे में कहा जाता है कि ये 304 से लेकर 291 ईसा पूर्व के मध्य लिखी गई थी। ठीक है, तो लगभग लगभग लिखने में कुल मिलाकर के 13 वर्ष का समय लगा और एक शानदार कृति तैयार हुई। इसके लेखक मेगस्थनीस था। यह कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। सीजीएम का मतलब होता है चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग लगभग यह जो है कुल मिलाकर के 5 वर्षों तक भारत में रहता है और 13 वर्ष के कार्यकाल में 13 वर्ष के जो है वह लेखन कार्य में इंडिका नामक कृति तैयार हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त होने वाला यह पहले यह जो है अराकोशिया, जिसे कंधार कहते हैं, वहां का यह राजदूत था। कौन? मेगस्थनीस। आपको मेगस्थनीस का चित्र नजर आ रहा होगा। इंडिका मूल रूप में अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो उदाहरण हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं, यह एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस, प्लिनी, स्ट्रेबो और जस्टिन की किताबों में हमें मिल जाते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई? किन किन की किताबों में मिल जाते हैं? तो एरियन हो गया, प्लूटार्क हो गया, डायोडोरस हो गया, प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि ग्रंथों में हमें यह मिल जाते हैं। इंडिका के नाम से कुछ अन्य लेखकों ने भी किताबें लिखी है, जैसे एरियन हो गया, टेसियस हो गया और मेरे दोस्त केसियस हो गया। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दूसरे नाम में ई की मात्रा लगी हुई है। आप देखिएगा, एरियन, टेसियस और केसियस। स्ट्रेबो जो है ने मेगस्थनीस के वृतांत को असत्य बताया है, अविश्वसनीय बताया। यानी कि देखो, आलोचना किसकी नहीं होती? हम में से प्रत्येक व्यक्ति की आलोचना होती है। मेगस्थनीस की भी आलोचना हुई। स्ट्रेबो नाम का लेखक कहता है कि साहब, मेगस्थनीस जो वृतांत लिखे हैं ये तो गलत है, झूठे हैं, अविश्वसनीय हैं, हम इन पर कल्पना ही नहीं कर सकते, हम इन पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है साहब। डॉक्टर स्वान वेग जो है, इन्हें हम प्रोफेसर स्वान वेग भी कहते हैं, इन्होंने इंडिका के सभी उद्धरणों को संग्रहित किया, 1846 में यूनानी भाषा में प्रकाशित करवाया। इसे दूसरी इंडिका कहा जाता है। तो पहली इंडिका लिखने का श्रेय मेगस्थनीस को दिया जाता है, वहीं पर दूसरे इंडिका लिखने का श्रेय डॉक्टर स्वान वेग को दिया जाता है, जिसने इंडिका के विभिन्न लेखकों के द्वारा जो रेफरेंस दिए गए थे उनको एकत्रित किया और एकत्रित करके उन्हें संग्रहित करवाया। मैक्रिंडल महोदय जो है, इनके द्वारा 1891 में इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किया गया और इसे तीसरी इंडिका कहते। ठीक है, तो मूल इंडिका तो मेगस्थनीस ने लिखी, लेकिन वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, पहली बड़ी बात। दूसरी प्रोफेसर स्वान वेग ने लिखी और मैक्रिंडल महोदय ने तीसरी इंडिका लिखी थी। इंडिका में भारत के बारे में क्या जानकारी? भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक यही तो है, मेगस्थनीस की इंडिका व भारत, है ना? क्या उसने वही भारत लिखा जिसके बारे में हम देखना चाह रहे थे, जिसके बारे में हम सुनना चाह रहे थे, या कुछ और लिखा? तो यह समझिए कि आखिरकार इसमें किस भारत के बारे में कहा गया है, समाज के बारे में। यह लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में तो दास प्रथा थी। आचार्य चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का प्रयोग करते हैं और दास को अहितक कहा जाता था। फिर ऐसा क्यों लिखा इसने? क्योंकि ये यूनान का रहने वाला था और यूनान में जिस प्रकार से दासों की स्थिति थी, उसकी तुलना में भारत में दासों की स्थिति बेहद अच्छी थी। यहाँ पे दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था, इसीलिए इसको लगा कि यार यहाँ तो गुलाम है ही नहीं जी, मजा आ रहा हो, है ना? तो दास प्रथा नहीं थी। यह लिखता है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अरे मेगस्थनीस बाबू, अगर भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं होता तो फिर
हमारे यहाँ पर वेद कैसे लिख दिए गए, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपिकृत जो मोहरें प्राप्त हुई है वो कहाँ से आ गई, क्या वो देवताओं ने लिखी थी क्या? वो बात अलग है कि उनको पढ़ा नहीं गया है, तो वो कहाँ से आ गए? तो ये भारत की गलत बात करता है, ये लिखता है भारत में अकाल नहीं पढ़ते, यह भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगोरा और महानसेरा जो अभिलेख है, सोहगोरा और मेरे दोस्त महास्थान जो दो अभिलेख हैं, उन दोनों अभिलेखों में हमें अकाल पढ़ने की जानकारी मिलती है और हमें यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ा, तो वह उत्तर भारत छोड़ करके दक्षिण भारत गया, जैन धर्म को अपनाता है और कर्नाटक की सरवण बेलगोला में जो है वह सल्लेखना पद्धति के माध्यम से प्राण त्याग देता है। तो यह भी गलत है। भारतीय धनी लोग जो है वह बहुविवाह करते हैं। बहुविवाह का तात्पर्य होता है बहुत सारे विवाह करते। ये लिखता है भारत में सती प्रथा नहीं थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है जो 510 ईस्वी का है। भारत में अपराध कम है इसीलिए न्यायालय का प्रयोग भी कम है, यानी कि न्यायालय तो है, ये इसने ये नहीं लिखा कि भारत में न्यायालय नहीं, ये लिखता है कि भारत में अपराध कम होते हैं क्योंकि भारत के लोग बड़े सुखी हैं, बड़े समृद्ध है, इसीलिए न्यायालय का प्रयोग कम होता है। भारतीय संपन्न है, चोरी नहीं होती, लोग घरों में ताले नहीं लगाते, भारतीय ब्याज भी नहीं लेते, जाति व्यवस्था का पालन अनिवार्य था, यानी कि भारतीय समाज जो है वह जाति व्यवस्था में बटा हुआ था और उसका पालन करना अनिवार्य था। भारतीय समाज को यह 7 जातियों में बांटता है। मैं फिर कह रहा हूं, इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, राज्य होता है, उस राज्य को संचालित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि होती है दार्शनिक के पास, ठीक है। याद करवाने का तरीका बता रहा हूं। अब साहब दार्शनिक के पास बुद्धि आएगी कहां से, जब तक वो अच्छा खाएगा नहीं। तो उत्पादन कौन करता है? कृषक करता है, जिनकी संख्या सर्वाधिक बताई है। अब जो किसान होता है वही पशुपालक और वही शिकारी भी होता है। फिर वह कृषि का उत्पादन करके उसको बाजार में बेचने जाता है, तो व्यापारी या शिल्पकार होता है। नंबर 4 पे इनकी रक्षा के लिए सैनिक होता है। फिर इन सब की निगरानी करने के लिए एक सुपरवाइजर होता है जिसे हम कहते हैं निरीक्षक। और फिर मंत्री होता है जो इन सबको क्या देता है? वेतन देता है। तो कौन कौन हो गया? सबसे पहले तो हो गया क्या मेरे दोस्त? दार्शनिक। उसके खाने के लिए अनाज आएगा, यानी कि कृषक। 3 नंबर पे शिकारी और पशुपालक, 4 नंबर पे व्यापारी और शिल्पकार, 5 नंबर पे हो जाता है सैनिक, 6 नंबर पे निरीक्षक और 7 नंबर पे कौन हो गया? मंत्री हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया भारतीय समाज। बहुत शानदार वर्णन किया, हालांकि इसकी कहीं सारी गलतियां रही, लेकिन ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का इंडिका एक महत्वपूर्ण सोर्स रहा है, विशेष तौर पर मौर्य काल को समझने का। तो इंडिका के अनुसार भारत में धर्म क्या था? यहाँ पर ब्राह्मण धर्म की प्रधानता बताई गई। दूसरी, यह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, किसमें विश्वास करते थे साहब? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हेराक्लीज यानी कि कृष्ण भगवान और डायोनिसस यानी कि शिव भगवान जो है इनकी पूजा की जाती थी। हेराक्लीज, मेगस्थनीज क्या लिखता है? हेराक्लीज की पुत्री पंडैया के नाम पर पांडे राज्य का नामकरण किया गया था। ये मेगस्थनीज ने लिखा था जब हम संगम काल में पांडे राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल में पांडे राजवंश जो है उसके संरक्षण में ही 3 संगमों का आयोजन किया गया था। संगम क्या होते हैं? संघ होते हैं, सम्मेलन होते हैं, विचारों की गोष्ठियां होती है। ये चीजें समझनी पड़ेगी इतिहास विषय के संदर्भ। क्लियर? इंडिका के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, थोड़ा सा इसको समझिएगा। भारत में कृषि जो है यह मुख्य व्यवसाय है। कृषक जो है यह काफी धनी है। पैतृक व्यवसाय जो है यह प्रचलन में थे। दर्दिस्तान जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम बताता है। यह कहता है कि यहां से सोना प्राप्त किया जाता था। जम्मू कश्मीर में एक स्थान था दर्दिस्तान। आपको पता होगा सोना दर्द देता है भाई साहब, लड़ाइयां करवाता है जिस सोना। तो जम्मू कश्मीर का एक स्थान था जिसे हम कहते हैं दर्दिस्तान। उस दर्दिस्तान नामक स्थान से सोना प्राप्त किया जाता था। ताजुब की बात देखिए, जो यहाँ पे खदानें थी ना सोने की, उनमें से किसी मजदूर के द्वारा सोना नहीं निकाला जाता था। इवन उन्हें निकालने के लिए चींटियां हुआ करती थी, तो उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता था। ये मेरी क्लास नोट से जो मैं पढ़ाता हूं ना, कितने साफ सुथरे लिखे हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं, एक एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़ने में आ जाता है। तो एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास है, आप अगर डाउनलोड करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है 13 तारीख तक, स्थापना दिवस स्पेशल ऑफर है। सभी कोर्सेज पर बहुत अच्छा शानदार डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो 8802060952 ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना?
मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास है। भारतीय घोड़े और एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले जो जानवर होते हैं जिसका नाम कार्टजन कहा जाता था, एक प्रकार से गेंडा, उसका उल्लेख यह करता है। ठीक है। इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजा शक्तिशाली होता था, न्यायप्रिय था, सुखी और शांत था। अब राजा की स्थिति ऐसी कैसी थी? क्योंकि प्रजा संपन्न थी। देखो, जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं तब तक हम अच्छा उत्पादन क्षमता नहीं रख सकते। आप बहुत अच्छा भोजन नहीं करोगे तब तक आपकी मेंटलिटी जो है वह सही नहीं होगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक अच्छे नोट्स जो हैं एक विद्यार्थी की कुंजी होती है, सफलता की चाबी होती है। इसीलिए आप पूरे नोट्स को देखिए, विशेष प्रकार के चित्रों का, मानचित्रों का सिस्टमेटिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से नोट्स तैयार किए गए। ठीक है। चलिए, राजा शक्तिशाली था, न्यायप्रिय था, सुखी था, शांत था। राजा के अंगरक्षक जो थे उनमें महिलाएं बहुत प्रधान थी। इसने मौर्यकालीन राज्य उत्तरापथ का भी वर्णन किया है। मौर्य काल में कुल मिलाकर के 4 राज्य थे। अशोक के समय 5 राज्य हो गए थे। उसने प्राच्य यानी कि कलिंग को जीत लिया था। उत्तरापथ था, दक्षिण पथ था, सोना स्वर्ण पथ, इधर से हमारे पाटलिपुत्र था। ठीक है, और अवंती था। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। न्याय विधान बेहद कठोर था सर, बहुत कठोर न्याय विधान था। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दे दिया जाता था। ये नहीं है कि साहब आपकी बात नहीं मानी गई, आपने आग लगा दी ना जी। अगर आप ऐसा करोगे मौर्य काल में तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेगस्थनीज कह रहा है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख करने वाला कौन था? ठीक है, ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में आता है। तो याद रखना, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख करने वाला मेगस्थनीज है। यह कहता है नगर प्रशासन में 6 समितियों द्वारा शासित था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे, तो कुल 30 सदस्य थे। नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमी कहा गया। यह मार्गों की सुरक्षा करता था, उनकी मरम्मत का कार्य भी करता था। जो जिला अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमी कहा जाता था। यह सड़क निर्माण करने वाला अधिकारी था। मेगस्थनीज ने गुप्तचरों के लिए ओवरसीयर शब्द का उपयोग किया है। कौन सा उपयोग किया है गुप्तचरों के लिए? ओवरसीयर शब्द का प्रयोग यहां पर करता है। कौन करता है जी? मेगस्थनीज करता है। क्लियर हो गई? चलिए, तो अगर आप इतिहास विषय में इतने शानदार कोर्स के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो फिर नया कोर्स पढ़ें, अपडेटेड कोर्स पढ़ें। बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित चंदू सर की क्लास पर इतिहास के शानदार कोर्स उपलब्ध है। अभी ऑफर चल रहा है 4 से लेकर के 13 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इतिहास के सभी कोर्सेज पर विशेष छूट दी जा रही है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन, या हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8802060952। क्लियर? आपको यह 5 मिनट की श्रृंखला कैसी लगी आप हमें जरूर सूचना उपलब्ध करवाइएगा। बाकी इतिहास के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप बने रहें हमारे एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास के मंच पर। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।